जय 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 भीम, जय 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 भीम। आज रेडमल सर की पावन धरा पर इस चिंतन सभा के मंच पर विराजमान परम आदरणीय गोविंद जी मेघवाल साहब और आपके निर्देश अनुसार सम्मानित मंच प्रांगण में विराजे हुई युवा शक्ति, बुजुर्गगण, मातृशक्ति, महिला शक्ति, छोटे मोटे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। संचालन महोदय की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि समय सीमा का ध्यान रखें, कम बोलना है। साहब से मैं छुट्टी लेके आया हूँ, थोड़ा समय लूंगा, 250 किलोमीटर दूर से आया हूँ तो थोड़ा समय आपका लूंगा, इतनी छुट्टी लूंगा। और अगर आधार कार्ड का एड्रेस चेक करोगे तो 250 से 50 किलोमीटर आगे गांव और जो 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ, 10 मिनट तो आपका समय लूंगा। पर अगर आपको लगे कि मैं कहीं मुद्दे से हट रहा हूँ तो आप बीच में तालियां जोर जोर से बजाना, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा भाषण आपको समाप्त करना है। आप सभी इतना स्नेह देते हैं मेरे पिताजी को, बार बार आपके बीच में आते रहते हैं। मुझे भी एक बार मौका मिला यहाँ आने का, फलूदी जिले में एक बार पूर्व में भी आया था 2020 में। आप सभी के आशीर्वाद से मैं राजस्थान हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष बना था। तो अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मैं फलूदी जिले में आया था, जहाँ मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया गया था। गोवर्धन जी वकील साहब विराजमान है और भी कई लोग थे जिन्होंने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया। 4 साल का कार्यकाल था। 2024 में फिर से हैंडबॉल संघ के चुनाव हुए राजस्थान के, और साहब को, गोविंद जी को बताना चाहूंगा, उस चुनाव के समय मुझे ये पता चला कि भजन लाल जी को जब मुख्यमंत्री बनाया था वसुंधरा जी को कैसा महसूस हुआ था कि मेरे हाथ से भी पर्ची खुलाई गई। अगला अध्यक्ष जो बनाया गया उसका नाम मेरे मुंह से कहलाया गया। और पृथ्वी सिंह जी यहाँ बैठे हैं, कहाँ पर अपना हाथ ऊंचा करें। पृथ्वी सिंह जी भाई, आपके नेताजी हनुमान बेनीवाल जी ने जो सलाह दी थी कि मैडम को पर्ची कहाँ जानी चाहिए थी, वो सलाह थोड़ी लेट थी। मेरी वाली मीटिंग के भी बाद में सलाह दी थी, मैं आपके नेताजी की सलाह मांग के पर्ची कहाँ जाता तो हो सकता अभी भी मैं भी अध्यक्ष होता। पर कोई बात नहीं, आप सबका आशीर्वाद है तो भविष्य में और भी ऐसे मौके आएंगे। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की, चिंतन सभा की हम बात करते हैं तो मैं 3 मुद्दों पे आपसे बात करना चाहूंगा, शिक्षा, उद्योग और राजनीति पर। अगर हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें इन 3 क्षेत्रों में मजबूती लानी होगी। कैसे लानी है? हम सब मंच के यहाँ पर जितने भी विराजमान अतिथि, हम अपनी ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जब भी कैसे भी मदद हमसे चाहेंगे तो हम भरपूर सहयोग आपका करेंगे, बशर्ते आपकी मेहनत में कोई कमी ना आनी चाहिए। शिक्षा के लिए बाबा साहब ने भी कहा था और आज हम भी देख रहे हैं शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण योग्य है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता हो तो अगर कोई शारीरिक शिक्षक यहाँ पर बैठा हो, मैं बताना चाहूंगा, चूंकि मैं खेलों से जुड़ा हूं तो थोड़ी सी खेलों की बात करूंगा। खेलों में शारीरिक शिक्षक की जो पिछली भर्ती आई थी उसमें हमारी जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें थी वो खाली गई थी। क्यों खाली गई थी? कि लोगों ने बीपीएड नहीं कर रखा था, तो सामाजिक चेतना थोड़ी कम है। तो हमारे समाज में कई ऐसे शिक्षा वेद जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे हम सलाह ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप पूरी मेहनत करें, प्रॉपर गाइडेंस लें। अगर आपको कोई भी कैसी भी जरूरत हो तो आप मुझसे संपर्क करें। उदयपुर में हमारे एक भाई हमारे समाज के राहुल जी मेघवाल, आप जानते होंगे, ज्ञान ज्योति वहाँ कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ऐसा एक अपने पूरे समाज का बहुत बड़ा सर्कल है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जो कोचिंग भी कराता है। तो आपको शिक्षा में कैसी भी मदद चाहिए तो आप बताएं, हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा खुद का उद्योग है, मैं कृषि में वहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे के अंदर एलोवेरा की खेती करता हूँ। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि पूरे भारत के अंदर एलोवेरा का सबसे बड़ा किसान वो आपका भाई आपके सामने यहाँ पर खड़ा है। तो 10 साल मैंने मेहनत की है, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये डर है कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम कहीं ना कहीं डरते हैं कि हमारे अंदर बिजनेस वाला दिमाग नहीं है, पैसे लगाने से हम डरते हैं, कहीं ना कहीं वो हिचकिचाहट है। तो पहले तो हमें वो हिचकिचाहट खत्म करनी होगी। अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हुए तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे पिताजी ने भी बहुत संघर्ष किया। मेरे पिताजी आज भी कहानियां बताते हैं कि जब तक वो 10वीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने गांव में मजदूरी की है। कभी कभी मजाक में कहती भी है, मेरी मम्मी है जो, मेरी मम्मी की हाइट मेरे पिताजी से ज्यादा है, तो पापा मजाक में कहते हैं कि तगारी ऊपर आ रहा हूँ, बाटे मारे चढ़ रहे हैं, तगारी ऊंची करते। ठीक है, तो उन्होंने मजदूरी की अपनी जिंदगी में, आज वो अधिकारी बने, इतने बड़े नेता बने, आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा में गए, गोविंद जी के साथी बने, तो आप सबका आशीर्वाद है। उन्होंने भी वो संघर्ष का समय देखा है। तो आज की जो पीढ़ी है, मेरी उम्र के जो लोग हैं, हमसे छोटी वाली जो पीढ़ी है, उन्होंने संघर्ष नहीं देखा, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी आसान हो गई है। तो संघर्ष करना सीखे, उद्योग के क्षेत्र में भी आगे आए। अपने समाज के लिए कई ऐसी लोनिंग वाली स्कीमें भी है जो हमें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप संपर्क करें, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसको लेकर एक बहुत बड़ा हम मुहिम भी चला रहे हैं अपने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर। राजस्थान के स्तर पर एक ऐसा संगठन बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो मेघवाल समाज है, मेघवाल समाज के लिए वो उद्योग के अंदर कैसे मदद कर सकते हैं उसके ऊपर काम करेगा। तो उसमें मैं उम्मीद करूंगा
करूंगा। उस कार्यकारिणी जो बनाएंगे आपके जिले से भी कई लोगों को उसमें लिया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तीसरी बात करते हैं राजनीति की। राजनीति में जैसा कि गोवर्धन जी वकील साहब ने भी कहा कि अपने व्यक्ति के साथ खड़ा रहना और मजबूती से खड़ा रहना है। मेरे घर वाले मुझे प्रचार में बहुत कम भेजते हैं, मुझसे क्या झूठ बोला नहीं जाता, और राजनीति में झूठ बोलना बहुत जरूरी है। मैं पिछली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, लास्ट में मजबूरी में मुझे चुनाव लड़ाना पड़ा। मैं मेरे क्षेत्र में गया जब मेरे ब्लॉक में, तो एक बुजुर्ग महिला मेरे पास में आई कि दीकरा तू वोट मांगने आया है कि मोहरे ढाणी में स्कूल खोलनी है। कीर्ति जी मैडम को बताना चाहूंगा, भील समाज से थी मैडम वो महिला, दरबारी गांव जो जैसलमेर के जस्ट पास है। तो मुझे कहा दीकरा स्कूल खोल मोहरे ढाणी में। मैं मां टाबर कितना है, टाबर तो दीकरा 5-6 टाबर है। मैं मां इतने टाबर मात्र स्कूल खुले को नहीं, कम होगा 15-20 टाबर है तो स्कूल खोल सका। तो दीकरा तू वोट मांगना है तो कूड़ कह मना करे पड़ो। मैं कूड़ वे कौन काली 500 इतने गाड़े काटो, मैं मना करके वापस आ गया। 5-7 दिन बाद मेरे पिताजी गए वहां पर सेम गाड़ी के अंदर, वही महिला मिली, उसने स्कूल की फिर से डिमांड रखी, साहब हमारे स्कूल खोलनी। पापा के आओ थोड़ा खोल दो स्कूल, बे मैडम में खोल दो क्योंकि साहब वो थोड़ा दिख रहा है ना दिन वो टाबर है वो ना ध्यान को नहीं हम जाऊँ खोला दे। ठीक है, तो नेताओं के लिए गोविंद जी यहाँ बैठे, उनको पता है कि ये कला होनी कितनी जरूरी है, मुझमें उस कला की कमी है। तो ये कला भी कहीं ना कहीं हमें सीखनी पड़ेगी कि लोगों को कैसे दिखाना है, अपने प्रति उनका आकर्षण कैसे बढ़ाना है। तो राजनीति में भी हमारी भागीदारी होनी बहुत जरूरी है कि राजनीतिक पदों पर जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक लोग हमें नहीं पूछेंगे। आज जो राजनीति में है, आज अगर गोविंद जी हमारे समाज के सिरमौर है, वो क्यों है? क्योंकि आपने उन्हें संबल दिया है, वो ताकत दी है, राजनीति में उनके पीछे खड़े रहे हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जहां रहे एक रहे, जैसे बाबा साहब ने कहा था संगठित रहे, तो संगठित रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो हमें लोग पूछेंगे, नहीं तो हमें कोई नहीं पूछेगा। महिला शक्ति, मैं बहुत खुश हूँ कि आज स्टेज पर इतनी महिला शक्ति है। मैं खुद 6 बहनों पर एक भाई हूँ, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है ये कहते हुए। मैं कभी इस बात की शर्म महसूस नहीं करता। मेरी जो 6 बहनें हैं सभी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, पर मेरी 6 बहनें मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। सबसे बड़े बहन जिला प्रमुख रहे जैसलमेर से, उनसे छोटी बहन है वो डेंटिस्ट है, उनसे छोटी सिस्टर है वो बच्चों की डॉक्टर है, उनसे छोटी सिस्टर आपके आशीर्वाद से पुलिस विभाग में नौकरी करती है, उनसे छोटी सिस्टर डेंटिस्ट है, मेरी सबसे छोटी बहन अमेरिका के अंदर है, फेसबुक में नौकरी करती है। तो मुझे कहते हैं गर्व होता है। हमने कई बार देखा है कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे पिताजी के नाम से पुकारते हैं, जैसे यहाँ भी मुझे बार बार इस नाम से संबोधित किया जाता है कि पूर्व विधायक रूपाराम जी के सुपुत्र। मैं शायद दुनिया में शायद 10 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको उनकी बहन के नाम से पहचान मिलती है। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ कि मुझे मेरी बहनों के नाम से पहचान मिलती है। कहीं मुझे कहा जाता है कि प्रमुख साहब का भाई है, कहीं कहते हैं एडिशनल मैडम का भाई है, डॉक्टर साहब का भाई है, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है इन चीजों के लिए। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, प्रेम भाई से भी निवेदन करूंगा, अगली बार जब भी आयोजन हो तो कोशिश करके आपको महिलाओं की भागीदारी उस कार्यक्रम में और रखनी है, ताकि जो महिलाएं यहाँ पर स्टेज पर आई हैं वो अपनी बात रखे, तो महिलाओं के अनुरूप अपनी बात रखे, तो महिला उनको सुनने के लिए यहाँ भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये होता है कि एक आदमी की प्रवृत्ति होती है कि महिलाओं को घर तक सीमित रखे, ऐसा हमें नहीं करना है। उन्हें शिक्षा में भी आगे बढ़ाइए, हर क्षेत्र में उन्हें आगे जाने दीजिए, भागीदारी उनकी बराबर हमारे बराबर होनी चाहिए। आपने प्रेम भाई ने इतना अच्छा आयोजन किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इतना शानदार आपने आयोजन किया है। जैसा कि गोवर्धन जी वकील साहब ने बताया कि आपके खिलाफ कोई भी ऑर्डर जारी हुआ है, कागज के टुकड़ों की कोई कीमत नहीं होती है, कीमत होती है इंसान की, और इंसान आपके सामने खड़ा है, इसकी कीमत आपको और हमको आंकनी है। अगर इंसान में क्षमता है तो वो कहीं नहीं रुकेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ स्टेज की ओर से, गोविंद जी यहाँ विराजमान है, मेरे पिताजी की ओर से, स्टेज पर जितने गणमान्य नागरिक यहाँ विराजमान है, सभी की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई प्रेम का कहीं पर कोई नुकसान नहीं होने देंगे, उल्टा इनको ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे कि आपको गर्व होगा कि आपके क्षेत्र का एक व्यक्ति कितना आगे जा सकता है। एक बार पुनः आप सभी ने यहाँ बुलाया, इतना स्नेह दिया, समय दिया, मेरी बात को सुना, और आप भविष्य में चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद यूं ही मेरे ऊपर बना रहे। एक लास्ट में पंक्ति कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, जिंदगी का भी कई आकार बाकी है, ये तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो जिंदगी की पूरी किताब बाकी है। तो आपको पूरी किताब अपनी जिंदगी की लिखनी है, तो उम्मीद करूंगा, मैं हर जगह हर भाषण में एक बात जरूर कहता हूँ कि स्टेज से जो बात कही जा रही है उसकी सार्थकता तब होती है जब उसको लोग माने और अपने जीवन में ग्रहण करें। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब कार्यक्रम हो तो जो सामने बैठे व्यक्ति हैं उनमें से कोई 2, 4, 5 व्यक्ति स्टेज पर आने लायक बने तो इस चिंतन सभा का कोई सार्थकता है, और नहीं तो हम भाषण देने चले जाएंगे और आप लोग घर पे जाके सो जाएंगे, तो इस चिंतन सभा का कोई मतलब नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार आप में से कुछ लोग सरकारी नौकरी में जाए, कोई बड़ा उद्योगपति बने, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार 4-5 व्यक्ति नए होंगे स्टेज पर, और जो सामने जो भीड़ है इसमें से होंगे। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद समाज के बड़े भाई साहब।
अपने हमारे बीच गोवर्धन जी